तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस जितने भी यूपी आरवीएल के आए हैं 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में, है ना बेटा। तो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को क्वेश्चन के सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग जो सेकंड शिफ्ट का भी पेपर हुआ था उसकी भी यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए एक एक चीज़ों को समझते हैं और पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे एनालिसिस करते हैं, जितनी भी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। आई होप आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में इसमें क्या बोल रहा है, न्यूक्लियर फ्यूल यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, ये होता है यूरेनियम। ओके 235, यूरेनियम 235 यूनिट दैट। ओके यूरेनियम 235 इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। और दोस्तों हम लोग ग्रेफाइट की छड़ों का भी यूज करते हैं यहाँ पे, है ना। न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए ग्रेफाइट की छड़, जो ग्रेफाइट की रॉड्स होती है ना, जो ग्रेफाइट की रॉड होती है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये भी हमें पता होना चाहिए। और सर किसका इस्तेमाल करते हैं, D2O का इस्तेमाल करते हैं, भारी जल का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि न्यूट्रॉन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग ग्रेफाइट रॉड और DTO वगैरह का भी इस्तेमाल करेंगे। ओके, और इसमें कौन सा न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान से समझते जाइएगा, पेपर में बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं जो एग्जाम में आपसे पूछ लिए जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो दिया गया है एक प्रकार से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का। चलो तो ये क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है तो केयरफुली आप समझिएगा। इस क्वेश्चन में बोला है कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन IV। IV आपको दे दिया गया है। IV जानते हैं आप कितना होता है, IV मतलब होता है यहाँ पे कॉमन एमीटर करंट। IV इक्वल टू कितना होता है 0.025 यहाँ पे आपको दिया गया है, 0.025 मिली एम्पीयर यहाँ पे आपको दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको IE दे दिया गया, IE क्या दे दिया गया, IE। तो IE की वैल्यू आपको दे दी गई है 1.4 मिली एम्पियर, 1.4 मिली एम्पियर। आपको इसमें बोला है IC निकालिए। क्या निकालना है दोस्तों, IC निकालना है। देखिए बेसिक सा फॉर्मूला हमारे पास होता है IE इक्वल टू, है ना, IC प्लस IB, है ना। जो एमीटर करंट होता है कलेक्टर और बेस करंट के बराबर होता है। तो आप ध्यान से देखें IE की वैल्यू है यहाँ पे 1.4 मिली एम्पियर और IC आपको निकालना है और प्लस में आपको IV दिया गया है, कितना दिया है सर 0.25, या आपको 0.25 यहाँ पे दिया गया। तो इसमें आप माइनस कर सकते हैं, तो IC इक्वल टू आपको मिल जाएगा 1.4 माइनस 0.25, दैट मीन्स 1.15 मिली एम्पियर। तो देखो इतना आसान सा क्वेश्चन है जो आपसे यहाँ परीक्षा में पूछ लिया गया था। तो आई होप आपको ऐसे क्वेश्चन तो आना ही चाहिए ताकि आप आसानी से इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओ। तो बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन था जो यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया था, इस बात का आप लोग जरूर केयर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग आई होप आपको समझ में अच्छे से आया होगा इस क्वेश्चन के बारे में जो मैं चर्चा आपसे कर रहा था। अच्छा एक बात और, इसको थोड़ा सा मैं स्क्रीन को आपके सामने इस तरीके से कर देता हूँ कि आपको सारा एक एक चीज़ अच्छे से विजिबल हो जाए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। चलिए तो ये आपको क्लियरली विजिबल हो गया होगा अच्छे से और सारा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे लगाते हैं। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आप इसमें देख सकते हैं, क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात जानकारी जरूर देना चाहूँगा कि अनअकैडमी एक स्पेशल ऑफर आपके लिए लेकर आया है जिसमें आप बहुत अच्छे से घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। डेली स्कॉलरशिप टेस्ट आप जरूर दें। इसमें 50% स्कॉलरशिप आपको देखने को मिलेगी अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो, टॉप 1% ओके 30% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर टॉप 10% आपका है तो 15% स्कॉलरशिप यहाँ पे देखने को मिल रही है। 90% आता है तो 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको 10% तक का डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बस आपको मेरा कोड झासर10 का इस्तेमाल करना होगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट, झासर10। यू हैव टू रिमेंबर इन योर माइंड दिस पॉइंट विच आई डिस्कस फॉर यू ऑल। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, झासर10 कोड का आप इस्तेमाल जरूर करें। देखिए झासर10 में लिख देता हूँ यहाँ पे,
झासर 10 कोड इसलिए इस्तेमाल करना जरूरी है क्योंकि इसके द्वारा आप कोई भी सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे अगर लेते हो तो आपको 10 to 15% तक का यहाँ पे डिस्काउंट आपको मिल जाता है मेरे इस कोड के द्वारा। और अभी इस अनअकैडमी पर मैं 30 रैंक पे आने वाला हूँ बहुत ही जल्द, है ना, 30 रैंक पे आ गया हूँ। तो आपको समझ में चाहिए कि हाँ कितना इम्पोर्टेंट है मेरा कोड, कि आपको बहुत अच्छा बेनिफिट यहाँ पे दिला सकता हूँ मैं, जिसमें आप बहुत अच्छा यहाँ पे कवर कर सकते हो अपना टेक्निकल कॉन्सेप्ट, और अच्छी फैकल्टी के द्वारा बहुत बढ़िया तरीके से बिंदास प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। नाउ अगर नेक्स्ट थिंग की हम यहाँ पे बात करें तो डियर स्टूडेंट, ये भी आपको समझना चाहिए कि यहाँ पर अभी हाल ही में PYQ टेस्ट सीरीज का भी यहाँ पे अनअकैडमी ने आपके लिए ऑफर निकाला है। इसमें क्या है, इसमें ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जितने भी यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे और आपके ऑनलाइन रैंडमली ओपन होंगे। अगर आप एनरोलमेंट कर लेते हैं तो 10 ईयर के सब्जेक्ट्स के टेस्ट पेपर यहाँ पे होंगे। आप इसका अपना ऑनलाइन प्रिपरेशन का लेवल चेक कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया, आपकी क्या रैंक आ रही है इसको भी आप यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया रैंक में देख सकते हो डियर स्टूडेंट। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए जो यहाँ पे डिस्कस बता रहे हैं। PYQ सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गेट और ESC की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जरूर इसको एनरोल करें। मेरा कोड झासर10 का इस्तेमाल करके अनअकैडमी पर सर्च करें PYQ सीरीज ओके ऑन अनअकैडमी, और ईजिली आप इसको क्रैक कर सकते हो विद प्रिपरेशन। आप प्रिपरेशन करें और अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे फ्री देखने को मिल सकता है या डिस्काउंट के साथ देखने को मिल सकता है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग और क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चल तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है क्वेश्चन नंबर 3। तो आई होप इतने टाइम में तो कई लोगों ने कर भी लिया होगा, अगर आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन को तो डेफिनेटली कर भी लिया होगा बहुत से स्टूडेंट्स ने। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है अ एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 60, अ एम्पलीफायर हैज अ वोल्टेज गेन ऑफ 60 एंड बीटा इक्वल्स टू 100, सो द पावर गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज। तो आपसे यहाँ पे पावर एम्पलीफायर पूछा गया दोस्तों, ठीक है, आपको क्लियरली विजिबल तो होगा। तो देखिए वोल्टेज गेन है और बीटा है, पावर एम्पलीफायर आपसे पूछ लिया गया। देखिए पावर एम्पलीफायर की जब भी अपन बात करते हैं तो देखिए नॉर्मल फॉर्मूला तो पता है, पावर बराबर क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट, वोल्टेज इनटू करंट होता है। तो यहाँ पे अपन को पावर गेन पूछा है, वोल्टेज गेन दिया है, और बीटा क्या होता है आपके, सर बीटा होता है करंट गेन। बीटा क्या होता है डियर स्टूडेंट, करंट गेन होता है। तो आपको मालूम है कि अगर वोल्टेज गेन लेंगे तो 60 है और यहाँ पे करंट गेन है तो बीटा यानी कि 100 दिया गया है, ये हो गया। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, 60 × 100 आपके पास हो जाता है 6000। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन ये था जो हमसे यहाँ पे पूछ लिया गया था, ठीक है, 6000। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। तो देखो इतने अच्छे और बेसिक लेवल के क्वेश्चन RVNL में पिछले 2021 में पूछे हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको अभी भी देखने को मिलेंगे डियर, ऐसे ही क्वेश्चन अभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल प्रिपरेशन अच्छी करें, सब लोग बढ़िया तैयारी करें, है ना, बढ़िया से तैयारी करें और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से लगाएं जो भी मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक एक क्वेश्चन अच्छे से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है इसको जरा एनालिसिस करते हैं डियर, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से अगर देखें तो इसमें आपसे बोल रहा है कि भैया द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी में बात करना है ट्रांसफार्मर में तो इसमें से क्या होता है, देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो या मैक्सिमम एफिशिएंसी हो, एफिशिएंसी मींस 100% आउटपुट मिल रहा है, 100% इनपुट है, दैट मीन्स कोई लॉस यहाँ पे क्या है, जीरो है। दैट मीन्स यहाँ पर लॉस कैसे हो जाते हैं बेटा, लॉस यहाँ पे जीरो हो जाते हैं। तो लॉस जीरो होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर अपन को हमेशा कॉपर लॉस किसके बराबर होगा, कॉपर लॉस बराबर होगा आयरन लॉस के। कॉपर लॉस किसके बराबर होगा, आयरन लॉस के बराबर होगा। तो अगर कॉपर लॉस आयरन लॉस के बराबर है तो ये कहाँ पे होता है, ये सिर्फ मैक्सिमम इफिशियंसी के केस में ही होता है, ठीक है। अच्छा आयरन, सर आयरन फिक्स होता है क्या, यस आयरन फिक्स होता है, इसे बोलते हैं डियर कांस्टेंट लॉस। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट, इसे बोलेंगे कांस्टेंट लॉस, इसे कांस्टेंट लॉस हम लोग कह देते हैं। अच्छा सर कॉपर लॉस कैसा होता है बताइए, सर कॉपर लॉस कैसा होता है, कॉपर लॉस होता है डियर वेरिएबल लॉस। कैसा हो जाता है, वेरिएबल लॉस, ये हमको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सर वेरी कौन करता है, आयरन या कॉपर, कॉपर ही वेरी करेगा। तो यानी कि कॉपर लॉस पहले जो था हाफ लोड में, फुल लोड में ये चेंज हो जाएगा, यस सर। आयरन लॉस सर जो पहले था वो बाद में भी होगा क्या चेंज,
नहीं, वही सेम रहेगा। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि आयरन लॉस तो हमेशा सेम होता है। तो आपसे खैर इस क्वेश्चन में तो ये पूछा था कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर में कंडीशन क्या होगी, तो आपको क्लियर होना चाहिए कोर लॉस किसके बराबर होगा, कॉपर लॉस के बराबर होगा। आयरन लॉस को ही हम लोग कोर लॉस बोलते हैं, आयरन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को कोर लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोर लॉस, ठीक है। और कॉपर लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आई स्क्वायर आर लॉस। क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस, या इसी को बोलते हैं दोस्तों ओहमिक लॉस। क्या बोलते हैं, ओहमिक लॉस। तो आपको ये छोटी छोटी चीजों का ज्ञान जरूर होना चाहिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। इसी प्रकार से बेटा अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट कौन कौन से होते हैं, तो देखिए मैं आपको छोटी सी एक जानकारी जरूर दूंगा। जिन बच्चों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है 8085 के बारे में, तो उनको एक जरूर पता होना चाहिए कि भैया इंटरप्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो बता दूं, टोटल 6 इंटरप्ट होते हैं, जिनमें से 5 आपके हार्डवेयर होंगे और एक आपका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट होता है, ठीक है। तो चलो इन इंटरप्ट की बात करेंगे। थोड़ा पेज शिफ्टिंग में प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं सेट कर दूं जरा पेज को, देन आई विल डिस्कस ऑल द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड यू हैव। ठीक है, चलो तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, चलिए इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आगे था, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट सभी को, सभी बच्चों को क्लियर हो गया। और रिप्लाई जरूर करते जाएंगे बढ़िया से, है ना। अगर आप प्रीमियर में देख रहे हैं तो बिल्कुल बेटा रिप्लाई जरूर करते जाओ, यस सर बढ़िया सा आ गया। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट, देखिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रैप, फिर होता है इसके पास RST 7.5, फिर होता है RST 6.5, फिर होता है RST 5.5, फिर होता है INTR, और फिर होता है इसके बाद INTA, ठीक है। ये एक्स्ट्रा इंटरप्ट होता है, INTA जो लिख रहा हूँ ना मैं, ये एक्स्ट्रा इंटरप्ट होता है, इसे बोलते हैं इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट, है ना। तो हमारे पास मेनली ये 5 इंटरप्ट वर्क कर रहे हैं अच्छे से, और ये इंटरप्ट को एक्नॉलेज कर रहा है कि हाँ साहब इंटरप्ट आ रहा है। ट्रैप जो होता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। नॉन मास्केबल का मतलब ये होता है कि इसे आसानी से इनेबल या डिसेबल नहीं किया जा सकता, ओके। और RST 7.5, 6.5, RST 5.5, INTR मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में आया था कि नॉन मास्केबल कौन सा है, मास्केबल कौन सा है। तो ट्रैप कैसा होता है, नॉन मास्केबल, ठीक है। अच्छा सर, वेरी गुड, बढ़िया समझ में आ गया ये बात, वेरी गुड, बढ़िया समझ में आ गई। तो नेक्स्ट इसमें समझिए, दूसरी बात इसमें ये है, एक मिनट थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग। आप चलिए, तो नेक्स्ट अपने पास क्या है, RST 7.5, 6.5, 5.5, INTR। तो बेटा ये जो इंटरप्ट होते हैं ना, ये ट्रैप के अलावा, ट्रैप तो नॉन मास्केबल है ना, इसे आसानी से इनेबल डिसेबल नहीं किया जा सकता। बाकी क्या है, मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। तो सर इस शब्द का मतलब क्या है, इस शब्द का मतलब ये है भैया, ट्रैप मतलब जिसे आसानी से इनेबल डिसेबल नहीं कर सकते, और यहाँ पे RST 7.5, 6.5, 5.5 जो इंटरप्ट है इन्हें आसानी से इनेबल डिसेबल अपन कर सकते हैं, ये मास्केबल। अच्छा, इसमें से जो ट्रैप होता है ना, ये ट्रैप जो होता है और RST से, ये आपका एक प्रकार से इसे बोलते हैं एज ट्रिगर, एज एंड लेवल ट्रिगर, एज एंड लेवल ट्रिगर। ये एज और लेवल ट्रिगर होता है। ये कैसा होता है, ये सर लेवल ट्रिगर होता है, और ये बाकी कैसे होते हैं, एज ट्रिगर। तो जब भी आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको ये डिटेल में जानकारी दे पाऊंगा, ये एज ट्रिगर, ये लेवल ट्रिगर क्या होता है। पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन इससे भी बन जाता है, तो पिछले बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना हुआ है। अच्छा, ट्रैप जो होता है ना,
RHT 7.5, 6.5, RHT 5.5, यहाँ तक के जितने भी आपको ये इंटरप्ट दिख रहे हैं ना सारे, ये सब इंटरप्ट INTR को छोड़कर, INTR जो होता है ना, ये INTR एक प्रकार का नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट है। कैसा है? नॉन वेक्टर्ड। कैसा होगा? ये नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होगा, तो ये नॉन वेक्टर्ड होता है। जबकि इसके अलावा बाकी जो है ना, ये सभी वेक्टर्ड इंटरप्ट होते हैं, सभी वेक्टर्ड इंटरप्ट होंगे। सर वेक्टर्ड का मतलब क्या होता है, नॉन वेक्टर्ड क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वेक्टर नॉन वेक्टर से इतना सा मतलब है कि जब भी मैं बात कर रहा हूँ आपसे वेक्टर्ड, तो वेक्टर मतलब जो हार्डवेयर के फॉर्म में, नॉन वेक्टर मतलब जो हार्डवेयर के फॉर्म में नहीं है, यानी कि जो किसके फॉर्म में, सॉफ्टवेयर। तो जिनका फिजिकल अपीयरेंस है वो वेक्टर्ड फॉर्म है, जिनका फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता, सॉफ्टवेयर में होते हैं, वो आपके नॉन वेक्टर्ड। खैर इसमें तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, तो हमको इतना सा आइडिया होना चाहिए कि सर ये जितने भी यहाँ पे हम लोग इंटरप्ट पढ़ रहे हैं उसमें ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है डियर। ठीक है, तो ट्रैप की प्रायोरिटी कैसी होती है? ट्रैप की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो हमको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ट्रैप की प्रायोरिटी कैसी होगी? ट्रैप की प्रायोरिटी डियर सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप आपको इस समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट? ट्रैप इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट। क्लियर है डियर? क्लियर है सभी को? तो ये पॉइंट आई थिंक अच्छे समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करेंगे, इसको अच्छे से समझते हैं। अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इन SPWM, है ना? SPWM पल्स बिट मॉड्यूलेशन, यानी कि हम लोग सप्लाई पल्स बिट मॉड्यूलेशन की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर इनमें से कौन सा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल होता है इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सा सिग्नल लेते हैं हम लोग? देखिए नॉन साइनोसोइडल सिग्नल कभी भी नहीं आते। जब भी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे अपन को साइनोसोइडल सिग्नल चाहिए पड़ता है। तो साइनोसोइडल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो आंसर है साइनोसोइडल। क्या होगा? साइनोसोइडल। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो गया? फिर ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। ओके, सब लोग एक सेकंड के लिए जरा रुकेंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको कॉपी में भी नोट करते जाइए। सभी बच्चे जितने भी ध्यान से समझ रहे हैं ना, इसको आप कॉपी में भी अपनी नोट करते जाइए सभी लोग। सभी लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाइए जितनी भी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं मेरे द्वारा। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ रही होंगी। 1 सेकंड के लिए आप लोग रुकेंगे, PDF कुछ प्रॉब्लम कर रही थी तो इसके कारण से मैं आपको ये सॉल्व नहीं करा पा रहा था। चलो अब हम लोग इसको PDF को फिर से शो करते हैं और इसको निकालते हैं। इसको आप प्रॉपर तरीके से अच्छे से ढंग से एक एक क्वेश्चन को समझेंगे और लगाते जाएंगे। ठीक है, अपने पास जरूर नोट करिएगा इन क्वेश्चंस को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लेकर। जितने भी एग्जाम आप अब देने वाले हो, ठीक है ना, तो जरूर सब लोग बने रहेंगे और चीज़ों को बहुत ही बेहतर ढंग से यहाँ पे समझने वाले हैं। तो ठीक है, और मैं शो करता हूँ आपके सामने ये विंडो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको शो करेंगे और अच्छे से एक एक चीज़ को यहाँ पे समझेंगे। क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप का हमने क्वेश्चन अभी किया। तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि भैया इसमें जो अपने पास SPWM होता है उसमें क्या होता है, SPWM में हमारे पास यहाँ पे आपको साइनोसोइडल वेवफॉर्म देना पड़ती है। कौन सी वेवफॉर्म देना पड़ती है? साइनोसोइडल। ठीक है, चलिए
तो हम लोग आगे बात करेंगे और एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से डील करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा था, तो ये आई होप आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे समझ में आ गया जिसकी मैं यहाँ पे बात कर रहा था। आपको SPWM में किसकी आवश्यकता पड़ती है ये आप समझ गए, साइनोसोडल। ठीक है, स्टार्ट इंकिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, देखते हैं कितने लोग यहाँ पे बता पाते हैं इसका आंसर। वैसे तो इसका पास आपके सामने इसका आंसर है, बट ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं इसका सॉल्यूशन। देन हाउ सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो डियर हमें ये पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि कैसे करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोटेक्टिव एंगल फॉर द सिंगल वर्टिकल कंडक्टर। तो सिंगल वर्टिकल कंडक्टर का प्रोटेक्टिव एंगल कितना होता है। देखिए सिंगल वर्टिकल अगर कोई है इस तरीके से, इसका मतलब क्या है, एक वायर है जो लगा हुआ है और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री का एंगल बनाता है, लेकिन प्रोटेक्टिव एंगल कितना होगा, ये कब तक सेव रहेगा, जब तक ये 45 तक आता है, अदरवाइज ये इससे नीचे गया तो ये सेव नहीं रहेगा। तो आंसर होगा 45 डिग्री। आपको ये डायरेक्टली याद कर लेना चाहिए, लर्न कर लेना चाहिए। ये पावर सिस्टम का क्वेश्चन है। द प्रोटेक्टिव एंगल कितना होता है, इसे GMD GMR से हम लोग निकालते हैं डेरिवेशन के थ्रू, है ना। तो आंसर कितना हो गया 45 डिग्री, यहाँ पे अपन को आंसर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन से बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया अपन ने और इसके बाद 8वें क्वेश्चन से यहाँ पे देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन थोड़ा सा करप्टेड है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं 9वें क्वेश्चन से, और इसको समझना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसा अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि माइक्रो प्रोसेसर में किसका हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, इसमें आपसे प्रायोरिटी नहीं पूछी, इसमें पूछा है 8051 माइक्रो कंट्रोलर से। इसके अलावा आपको कुछ PPIs आना चाहिए, जैसे PPI मीन्स पेरिफेरल इंटरफेस डिवाइसेस कौन सी होती हैं ना, इंटरप्ट कंट्रोलर कौन सा होता है। खैर द एक्सटर्नल इंटरप्ट ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर इज, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से होते हैं, तो यहाँ पे पूछे एक्सटर्नल इंटरप्ट, तो मैं आपको बता दूं इंटरप्ट 0 और इंटरप्ट 1 ये दोनों ही 8051 माइक्रो कंट्रोलर में, ये दोनों ही 8051 माइक्रो कंट्रोलर में डियर स्टूडेंट ये क्या होते हैं, ये दोनों ही 8051 माइक्रो कंट्रोलर में डियर एक्सटर्नल इंटरप्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल इंटरप्ट, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं कुछ PPI होती हैं, कुछ टाइमर होते हैं, तो आपको ये आना चाहिए टाइमर की IC कौन सी होती है। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आप बोलोगे 8253, है ना, 8253 इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो 8253 काउंटर्स की IC कौन सी होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटर, तो 8254, है ना, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं 8254 8254 8254 हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा आपसे पूछेंगे कि कंट्रोलर की IC कौन सी होती, कंट्रोलर, तो कंट्रोलर की होती 8257 है, ये हमें पता होना चाहिए। इसी प्रकार से पेरिफेरल इंटरफेस होता है PPI, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस, इसकी कौन सी IC होती है, तो 8255 ये हमें पता होना चाहिए। पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं डियर, पेपर में बहुत आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। इसी प्रकार से आपसे पूछते हैं DMA कंट्रोलर का आपने नाम सुना होगा। DMA कंट्रोलर की IC कौन सी होती है, 8237 या फिर 8257, ठीक है। ये कंट्रोलर मैंने लगा दिया 8237, ये होता है 8255 8259 8259, है ना, ये वाला 8259 था। चलिए, तो हमें बहुत अच्छी से जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन पेपर में पूछते हैं। DMA क्या होता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज द इकोनॉमाइजर इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ द इकोनॉमाइजर। अगर ये पेपर को आप बहुत अच्छे से सुन लो जो मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली डियर आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, छूटेंगे नहीं, बस ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमाइजर इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, ये किसका पार्ट है, तो दोस्तों इसका उपयोग हम लोग स्टीम पावर प्लांट में करते हैं। किसमें करते हैं, स्टीम पावर प्लांट, तो इट इज अ पार्ट ऑफ स्टीम पावर प्लांट। किसका पार्ट है डियर, ये पार्ट है सर स्टीम पावर प्लांट का, इकोनॉमाइजर इसका उपयोग करते हैं किसमें, स्टीम पावर प्लांट। और एक आता है एक्साइटर, एक्साइटर किसका पार्ट है, एक्साइटर का उपयोग हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट में करते हैं। किसमें करेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट। तो ये छोटी छोटी बातों का हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए जो एग्जाम में लगभग हमसे यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं परीक्षा में, फिर हम लोग क्वेश्चन को डील नहीं कर पाते। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ से। आज ये जब बड़ा डिस्टर्ब कर रही है फाइल, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, आप तो क्वेश्चन बस देखते रहो समझते रहो, और इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ तो बहुत बढ़िया है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, और नहीं ले पाओ तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बट ये वीडियो आपके पास आ ही जाएगा, इसको आप डाउनलोड करके जरूर रखें। अ डिजिटल मल्टीप्लेक्सर इज अ एग्जाम्पल ऑफ, तो आपको मैं बता दूं डिजिटल मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। मल्टीप्लेक्सर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें मल्टी इनपुट होते हैं और सिंगल आउटपुट होगा, है ना, यानी कि 2 की पावर n इनपुट होंगे और सिंगल आउटपुट होगा। तो इस प्रकार से सिंगल आउटपुट निकालने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, तो देखिए कई सारे स्केल इंटीग्रेशन है। स्केल इंटीग्रेशन मीन्स होता है इनपुट आउटपुट कनेक्शन, है ना, तो जिसमें 0 से लेकर 10 तक इनपुट है उसका नाम क्या होगा, 100 तक इनपुट है, 1000 तक है, 1 लाख तक है, 10 लाख तक इनपुट है, या फिर 10 करोड़ तक है, तो उनको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे एक दिया गया स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI, ठीक है, फिर दिया गया है जैसे स्मॉल स्केल हो गया, फिर हो गया मीडियम स्केल इंटीग्रेशन होता है, मीडियम स्केल हो गया, स्मॉल के बाद मीडियम हो गया, फिर होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, फिर होता है तुम्हारा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर एक होता है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो खैर यहाँ पे तो क्वेश्चन मल्टीप्लेक्सर के रूप में है, इसका उपयोग MSI में किया जाता है ना, MSI बनाने में। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में किसका उपयोग किया जाएगा, डिजिटल मल्टीप्लेक्सर का उपयोग किया जाएगा, तो ये हमको ये आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थिंग कीप द फ्रेम ऑफ द इक्विपमेंट एट अर्थिंग कहाँ पर की जाती है, अर्थिंग कहाँ पर की जाती है, अर्थिंग कीप द फ्रेम ऑफ इक्विपमेंट एट हाई, वेरी हाई, जीरो और लो अर्थ पोटेंशियल। तो देखो जैसे यहाँ पे आंसर 0 दिया है, वैसे आंसर तो आपको दिया है, आपको बस मुझे एक्सप्लेन करना है कि इसका आंसर 0 ही क्यों होगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वहां पर अर्थिंग की जाती है जहां पर रेजिस्टेंस कैसा हो, रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो, रेजिस्टेंस कैसा हो, मैक्सिमम हो, और रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो करंट ड्रॉप वहां पर कम होगी, करंट ड्रॉप कम होगी तो पोटेंशियल भी वहां पे 0 होगा। तो इस प्रकार से हाई रेजिस्टेंस वाली जगह पे अर्थिंग की जाती है ना। अर्थिंग कहाँ की जाती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई हो, ठीक है, जैसे चट्टानों के पास ऐसी जगह की जाती है जहाँ पे अर्थिंग अर्थिंग इसीलिए की जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट 0 होगा, यानी कि अर्थ का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, ठीक है डियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया गया, बहुत ही अच्छा, ऑब्वियसली मैंने इस टाइप के क्वेश्चन अपनी शीट में भी डाले हैं, अगर आपके पास मेरी बुक्स वगैरह हैं तो ऑलरेडी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 आप परचेस किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो आप डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट करके परचेस भी कर सकते हो डियर स्टूडेंट, मेरे नंबर पे 9532726681। और मैं नंबर आपको सिर्फ पर्सनली इसीलिए दे रहा हूँ ताकि जो नीडेबल बच्चे हैं वो बुक को परचेज कर सकें, मुझसे एक गाइडेंस ले सकें, और डेफिनेटली अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो ये मेरे लिए एक सौभाग्य की बात होगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इसको और किसी भी पर्पस के लिए और भी इस्तेमाल ना करें मेरे नंबर को, बट डेफिनेटली ये नंबर आपकी सुविधा के लिए है। तो ध्यान से समझना, विच पावर प्लांट ईड्स टू नो स्टैंड बाय लॉस, ऐसा कौन सा पावर प्लांट होता है जिसमें ना के बराबर लॉस होता है या कम लॉस होता है, ऐसा बोल दो, नो स्टैंड बाय लॉस नहीं होता, तो ये हाइड्रो पावर प्लांट है। कौन सा, हाइड्रो पावर प्लांट, क्यों, क्योंकि पूरा का पूरा पानी सीधा वहीं पे टरबाइन पर गिरता है, तो नो स्टैंड बाय, ठीक है, ये अपन को क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल आप रटते चलो इनको पॉइंट्स को, वैसे तो ये रटने वाली चीजें नहीं है, बहुत आसान पॉइंट है, समझने वाले, है ना, ये हमको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। नाउ आपको एक ऐसा डायग्राम दिया गया है, ऑलरेडी मैंने बुक में भी इसका कॉन्सेप्ट डाल रखा है आपको, तो अपन को कभी भी ऐसा दिख जाए, देखिए ये कॉम्बिनेशन जो आपको दिख पा रहे हैं ना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का ये पूरा अरेंजमेंट जो बना है जोन, ठीक है, ऐसा बना, बाहर वाला जो था नॉन ऑपरेटिंग जोन, अंदर वाला है ऑपरेटिंग जोन, इसको अंदर वाले को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग जोन। तो ये कह रहे हैं द गिवन फिगर रिप्रेजेंट द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिले इन RX प्लेन इज, तो कह रहे जो गिवन फिगर है ना ये किसको दर्शाएगा। तो देखो आपको एक चीज पता होना चाहिए, एक होता है रेम, आपने सुना होगा रेम, रेम क्या होता है, रिएक्टेंस रिले, स्मॉल के लिए यूज करते, आई यानी कि इम्पीडेंस, इसका उपयोग हम लोग मीडियम ट्रांसमिशन के लिए यूज करते, और महो से हो गया आपका एम, इसका उपयोग हम लोग किस में करते, इसका उपयोग करते एम का उपयोग यानी कि महो का उपयोग हम लोग करते हैं यहाँ पर किसके लिए डियर, इसका उपयोग करेंगे लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए, किसके लिए, लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कहाँ पर इसका उपयोग किया जा रहा है, ठीक है, तो इसमें इसका उपयोग करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो आपसे बोला गया कि भैया
एक नॉन ऑपरेटिंग जोन है और एक ऑपरेटिंग जोन है। इन दोनों की स्थिति में बताइए, इन दोनों की स्थिति में बताइए कि आपको कैसा प्लेन मिलता है। तो अंदर अंदर है, ये एक पूरा केबल कनेक्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा गया है और इस केबल कनेक्शन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इस केबल कनेक्शन में आपको कैसा देगा, ये आपको देता है दोस्तों महो रिले। कैसा देगा, महो रिले आपका ये काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, महो रिले। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। तो सब लोग इसको नोट जरूर कर लें अपनी कॉपी में। ठीक है, आई होप आपने इसको अच्छे समझ लिया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 16वां। तो 16वें क्वेश्चन में हम लोग चीज़ों को समझते हैं। ये आपको समझ में आ गया हो, कभी भी इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिया गया हो समझ जाना, ये महो रिले की तरह कार्य करेगा, है ना। कौन सा रिले हो गया, ये महो रिले। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 16 देखेंगे। चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन 16। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये थोड़ा आगे निकल गया। चलो देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। तो आपको नंबर ऑफ पोल बताना है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इसको थोड़ा सा और शिफ्ट कर दूं मैं। चलिए तो इसको आप नोट कर लेंगे, क्वेश्चन को आप क्लियरली विजिबल हो रहा होगा सभी बच्चों को। तो बताइए इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ पोल। कितने लोग इसमें बता सकते हैं इसका आंसर कि यस सर हम बता सकते हैं इसमें। एक मिनट। तो ये आपको बताना है, बताइए। सब लोग सॉल्व करेंगे इसको। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिया गया। चलो हम लोग कर देंगे इसको। क्या दिया है, बहुत नंबर ऑफ द पोल ऑफ द सिंक्रोनस मोटर इफ द सिंक्रोनस स्पीड 1200 आरपीएम गिवन द सप्लाई 60। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे आप, फॉर्मूला हमारे पास बेसिक सा है, वही NS बराबर 120 F/P आप लगा सकते हो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे आपको आंसर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो फॉर्मूला क्या होगा, चलिए हम लोग यहाँ पे लिंक कर देते हैं, फॉर्मूला को लगा देते हैं। तो फॉर्मूला अपने पास है NS इक्वल्स टू 120 F/P। तो आपको NS कितना दिया, NS दिया 1200 और यहाँ पे दिया आपको 120। यहाँ पर आपको ये F60 दिया, आपको नंबर ऑफ पोल्स चाहिए, नंबर ऑफ पोल चाहिए। तो आप ध्यान से अगर देखें तो इससे कैंसिल होगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, NS बराबर 120 F/P था तो 1200 दिया था, ये 120 है और यहाँ पे F दिया, F60 दिया, आपको नंबर ऑफ पोल पूछा गया तो यहाँ पे 10 आ गया। तो P इक्वल्स टू कितना आएगा, P इक्वल्स टू सर यहाँ पे आ जाता है 60/10। 60/10 मतलब 6। तो पोल यहाँ पे कितने आएंगे, 6 आ जाएंगे। पोल कितने आएंगे, 6।
लेकिन यहाँ पे कैलकुलेट द नंबर ऑफ पोल ऑफ सिंक्रोनस मोटर इफ द सिंक्रोनस स्पीड ऑफ 1200 आरपीएम। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन तो वैसे इस तरीके ये दिया है, 1 का 3, 2 का 5, 3 का 6 और 4 का 2 ऐसे दिया है। तो देखो 3 वाला ऑप्शन सही होगा, यानी कि आंसर क्या होगा 6। ये 3.6 नहीं है, नहीं तो कई लोग समझे, यानी कि तीसरे में क्या लिखा है 6 लिखा है। तो दिस इज योर आंसर। तो इतना अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग निकालेंगे और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, इसको देखिएगा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको समझेंगे। 17वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है अ सिंगल फेज 250 वोल्ट इंडक्शन watt hour meter has a meter constant of 400 revolution per kilowatt hour. Determine the speed of the number of disk in rpm. Current is 15 ampere and power factor is unity. तो आपको एक मीटर कांस्टेंट दे दिया है 400, है ना, रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। तो ध्यान से देखेंगे 400 अगर बोल रहा है रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, तो देखो मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको। किलोवाट आवर आपको ऊपर क्या लिखा है 250 वोल्ट, है ना, 250 वोल्ट लिखा है। तो 250 वोल्ट में यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 250 वोल्ट ये वोल्ट हो जाएगा, है ना। करंट कितना है 15 एम्पियर है और यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब यहाँ पे हो गया कि पावर फैक्टर की वैल्यू दे दी 1। तो ये आपका देखो केवी किलोवाट बन गया कि नहीं, ये आपका सर किलोवाट बन जाता है। कितना बन जाता है, किलोवाट बन गया आपका। कितना बन गया डियर स्टूडेंट, ये किलोवाट बन गया और आवर यहाँ पे नीचे अभी दिया गया है ना। तो यहाँ पर अभी पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको बेटा हम लोग सॉल्व अगर करेंगे तो आप इसका मल्टीप्लाई करिएगा, यहाँ पे कितना आपको मिलेगा, आपको चाहिए यहाँ पे पर किलोवाट आवर। तो नीचे क्या है पर किलोवाट आवर है, ठीक है। ऊपर कितना हुआ, ये वाट हुआ, ऊपर कितना हुआ वाट हुआ। तो हम 1000 का मल्टीप्लाई भी कर देंगे। वाट का मतलब होता है वोल्टेज इंटू करेंट इंटू वोल्टेज इंटू करेंट इंटू पावर फैक्टर। तो वोल्टेज हमारे पास इतना था और ऊपर हम लोग किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आप देख सकते हो इसमें ये आपका 1000 नीचे दिया गया। तो चलो सॉल्व करते हैं। किलो को हम लोग लिख सकते हैं 1000। तो 1000 यहाँ पे कैलकुलेशन करिए पहले। तो 25 का 4 में करेंगे 1000, 25 का यहाँ पे 4 में आप करोगे 1000 आएगा, यानी कि हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा, है ना, 25 का 100 और ये आपका ये 1000 रहेगा। तो यहाँ पे आ गया ये आपका 1000 आ गया, ठीक है। 250 का इंटू 400 कर दिया, इंटू 15 आया, कितना आया 15 अपॉन नीचे कितना था। तो वाट से कैंसिल हो जाएगा, वाट से कैंसिल हो जाएगा और ऊपर टाइमिंग अभी अपने पास रहेगी। इसमें ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और नीचे कितना है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ किलो, है ना, किलो में ये रहेगा। तो अपन इसको कैलकुलेट अगर करें तो आपको पता है यहाँ पे कितना मिलेगा, 15 है। और यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन करें अच्छे से तो यहाँ पे 1000 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 1000, किलो क्या बोलते हैं 1000, ये कैंसिल हो गया। तो हमें मिला 1500, अभी कितना मिल रहा है 1500। आपसे पूछा है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ डिस्क इन आरपीएम, ये आपको 1500 मिल रहा है, ठीक है। अभी 60 से आप डिवाइड करेंगे क्योंकि आवर बोला है, आवर का मतलब कितना होता है 60 मिनट, है ना। और रिवोल्यूशन कितना होता है, रिवोल्यूशन इसमें दिया गया है आपको 400 रिवोल्यूशन पर किलोवाट आवर। स्पीड रोटेशन पर मिनट, तो रोटेशन पर मिनट का मतलब होता है आपको कितने से डिवाइड करना, 60 से। तो नीचे अपन क्या कर देते 60 मिनट कर देते, जो आवर लिखा है ना आपको, तो यहाँ पे 60 मिनट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 60 मिनट। तो इस आवर को हम हटा देंगे, देखो एक कैलकुलेशन कर रहे हैं, बस वैल्यू रख के हम लोग 60। तो अपन 60 से डिवाइड कर देंगे, ये कैंसिल होगा 0 से 0 और 150/6 होगा, 75/3 हो जाएगा, 75/3 हो जाएगा और इसे भी कैंसिल करेंगे कितना आएगा 25। तो देखो आपके सामने कितनी आसानी से क्वेश्चन हमारा आ गया। तो थर्ड ऑप्शन यानी कि 25 इज योर राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग निकालते। कभी भी आपसे स्पीड पूछे ना डिस्क की, तो आप पहले तो लिखो भाई कितना दिया 400 रेवोल्यूशन पर किलोवाट आवर, किलो को 1000 में लिख दिया, वाट है वाट लिखा रहने दीजिए। इसमें वोल्ट करंट इंटू पावर फैक्टर करेंगे ऊपर तो ये वाट ही बन जाता है। और इसको क्या चाहिए रेवोल्यूशन पर मिनट चाहिए, यानी कि आरपीएम मतलब क्या होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन है नीचे मिनट हो जाएगा, आवर की जगह मिनट। तो 60 मिनट कर दोगे, आंसर आपके पास कितना आ गया 25। यहाँ पे आसानी से अपन को आंसर देखने को मिल जाता है डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से समझो, इसको समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है बेटा, इस क्वेश्चन में बोला गया है इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर इज कमिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। इंडक्शन टाइप एनर्जी मीटर किस फॉलोइंग कैटेगरी में यहाँ पे आता है। तो एनर्जी मीटर क्या है, एनर्जी मीटर एक प्रकार का इंटीग्रेटिंग है। मैं आपको बता दूं अपने पास 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है इंडिकेटिंग, जिन बच्चों को आइडिया नहीं है बता दूं, इंडिकेटिंग,
एक होता है सर इंटीग्रेटिंग, और एक होता है हमारे पास रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। एक कौन सा होता है? रिकॉर्डिंग। एक होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ये 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होते हैं। तो आपसे बोलेगा भैया इंडिकेटिंग कौन से होते हैं, तो सर इसमें होता है अपना वोल्ट मीटर। कौन सा? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, अमीटर, ओम मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, है ना, फ्रीक्वेंसी मीटर, और भी एक्स्ट्रा फ्लक्स पॉइंटिंग मीटर, और जितने भी है वो ज़्यादातर इंडिकेटिंग में आएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ इंटीग्रेटिंग में कौन सा होता है ना, अगर मैं आपसे बोलूँ भैया इंटीग्रेटिंग में बताइए, तो डियर इंटीग्रेटिंग में होता है अपने पास सिर्फ एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर, है ना, इसी को हम लोग वाट आवर मीटर भी कहते हैं, वाट आवर मीटर। ठीक है, कौन सा मीटर बोलते हैं? वाट आवर मीटर, इसको हम लोग कह देते हैं। ये बेटा आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये बात अपन को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, जो भी मैं बात यहाँ पे आपको कर रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। इसी के साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग में आता है अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सा आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, कौन सा आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक किस में आएगा? ये रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें आएगा, है ना। और एक होता है वाट मीटर, तो ये वाट मीटर जो है ना, वाट मीटर आपका इंडिकेटिंग में आता है। लेकिन वाट आवर मीटर किस में आता है दोस्तों? ये इंटीग्रेटिंग में आता है, इसको आप याद रखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बताइए, तो मुझे बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया? ऑप्शन फर्स्ट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंसुलेटिंग मटेरियल VIR स्टैंड्स फॉर। VIR का उपयोग क्यों किया जाता है? ओके, तो इसका उपयोग क्यों किया जा रहा है? VIR क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है वॉल्कनाइज्ड इंडियन रबर। वॉल्कनाइज्ड इंडिया रबर लिखा है, वैसे इंडियन होता है तो कोई बात नहीं, एक ही चीज है। वॉल्कनाइज्ड इंडियन रबर, इसे हम लोग बोलते हैं। VIR का फुल फॉर्म होता है वॉल्कनाइज्ड इंडियन रबर। ओके डियर स्टूडेंट, तो आई होप आपको ये शुरू के जितने भी मैंने क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए हैं आज के इस वीडियो लेक्चर में, आपको ये 1 बाय 1 बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। हम लोग आगे बात करेंगे अभी और भी क्वेश्चंस की, रैंडमली हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उससे पहले जरा मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करा देता हूं, तो लगभग हमारे 20 क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो लेक्चर में, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा दोस्तों, और एक एक चीज़ों को बेटा अच्छे से समझिएगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी घर बैठ के यहाँ पे कर पाएँ। जिनका भी पेपर आने वाला है वो सभी ध्यान देंगे, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको कवर करा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव यहाँ पे प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट को आप अच्छे से लगा लीजिए। ये सारे प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि बहुत सारे पेपर में बिल्कुल रिपीटेड फॉर्म में भी आ रहे हैं, है ना। तो एक ये दिया गया आपके पास 20, इसमें क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज परमानेंट डैमेज टू द ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर। ठीक है, तो जो परमानेंट डैमेज होता है ट्रांसमीटर लाइन इंसुलेटर में, वो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है? तो उसको क्या बोलते हैं? कोरोना डिस्चार्ज होता है, पंचर होता है, ड्राइव एंड आर्किंग होता है, फ्लैश ओवर होता है। तो देखिए, कोई भी अपने पास जो टावर लगा हुआ है, जैसे ये आपके पास एक ट्रांसमिशन कनेक्शन का वायर यहाँ से लगा होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसी प्रकार से एक और ट्रांसमिशन हमारे पास कनेक्शन है, और इस ट्रांसमिशन कनेक्शन में आपके पास यहाँ पे कुछ इंसुलेटर्स भी लगे होते हैं, है ना। क्या लगे होते हैं भाई? इसमें कुछ इंसुलेटर भी लगे होते हैं। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज परमानेंट डैमेज टू द ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर। इसमें जो इंसुलेटर लगे हुए हैं, इस तरीके से बहुत सारे इंसुलेटर लगे हुए हैं कि ये ज़्यादा अर्थ पे ना जाए इस तरीके से, और लॉसेस ना हो। ये इंसुलेटर में डैमेज किसके कारण आता है? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? या डैमेज आया है तो परमानेंट डैमेज जो इसमें आ जाता है, तो इसको बोलते हैं पंचर। क्या बोलते हैं? पंक्चर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पंचर। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लिए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके बाद के क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, और अच्छे से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग बने रहेंगे बेटा, और ध्यान से एक एक चीज़ों को यहाँ पे समझेंगे, जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देखिए, और इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देने वाला हूँ, उसको भी हम बहुत अच्छे से लगाएंगे। तो 1 बाय 1 हम लोग को समझते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।